बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पैरालिटिक या नॉन कंकमिटेंट स्क्विंट का टॉपिक। तो पैरालिटिक स्क्विंट क्या होती है, ये आपने याद रखना है। ये मैनिफेस्ट स्क्विंट की एक टाइप है। मैनिफेस्ट स्क्विंट का क्या मतलब है कि ये एक ट्रोपिया है, ठीक है, ट्रोपियाज है। मैनिफेस्ट स्क्विंट होती है कि इस तरह की स्क्विंट जो हर वक्त जो है ना पेशेंट में प्रेजेंट हो। जैसे फॉर इंस्टेंस ये लेफ्ट आई है, ये राइट आई है। लेफ्ट आई नॉर्मल है, राइट आई का एक्सोट्रोपिया है, बाहर को मूव की हुई है। तो जब भी पेशेंट आए तो हमें ये ऐसे ही नज़र आएगा। तो जो स्क्विंट नज़र आए मैनिफेस्ट हो उसको कहते हैं मैनिफेस्ट स्क्विंट। तो ये पैरालिटिक या नॉन कमिटेंट स्क्विंट मैनिफेस्ट स्क्विंट की एक टाइप है, यानी हेट्रोट्रोपिया है, जिसमें अमाउंट ऑफ डिविएशन जो है ना, ये आई में ये जितनी अमाउंट ऑफ डिविएशन है ये जो है ना डिफरेंट हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ गेज में जब बंदा देखता है। मिसाल के तौर पे ये राइट आई है, ये लेफ्ट आई है, ठीक है। लेफ्ट आई नॉर्मल है, राइट आई का एक्सोट्रोपिया है, बाहर को डिविएट है। अब बंदा जो है ना जिधर मर्जी जिस गेज में मर्जी देखे, मसलन नीचे देखे, इनवर्ड देखे, आउटवर्ड देखे, अपवर्ड देखे, तो ये जो है ना जितनी अमाउंट ऑफ डिविएशन है, मिसाल के तौर पे डिविएशन है 2 मिलीमीटर की, तो ये डिविएशन जो है ना ये वेरी करती रहेगी। मिसाल के तौर पे नॉर्मली प्राइमरी पोजीशन में 2 मिलीमीटर की है, ऊपर देखेगा तो वो 2 से 2.5 मिलीमीटर की हो जाएगी, या नीचे देखेगा तो और चेंज हो जाएगी। तो जो वेरी करे विद द डायरेक्शन ऑफ गेज उस, और एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स हैं, उनकी लिमिटेशन हो, तो इस तरह की स्क्विंट को कहते हैं पैरालिटिक या नॉन कंकमिटेंट स्क्विंट। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाई कि नॉन पैरालिटिक या कंकमिटेंट स्क्विंट, उसमें क्या था कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स की कोई लिमिटेशन नहीं थी, और ये जो अमाउंट ऑफ डिविएशन थी, जैसे 2 मिलीमीटर है, तो वो जिस गेज में मर्जी देख लें, जिस तरह मर्जी देख लें, वो 2 मिलीमीटर ही रहती थी। लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ डिविएशन वेरी करती है और ऑक्यूलर मूवमेंट्स की लिमिटेशन होती है, ठीक है। ये आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। अब कॉज क्या होती है इसकी, क्यों ये स्क्विंट प्रेजेंट है, क्यों आई बॉल डिविएटेड है, कि नर्व लीजन हो गए हैं 3rd, 4th या 6th नर्व में। 3rd नर्व जो होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये कौन कौन से मसल को सप्लाई कर रही होती है, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक को, ठीक है। इन 4 मसल्स को 3rd नर्व सप्लाई कर रही होती है, ऑक्यूलर मोटर नर्व। इसके बाद फोर्थ नर्व जो है ना वो सप्लाई कर रही होती है सुपीरियर ओब्लिक को, SO4। इसके बाद लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई कर रही होती है 6th नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व, ठीक है। तो अब होगा क्या कि मिसाल के तौर पे इन तीनों में से किसी नर्व का लीजन आ गया है, उस नर्व की पालसी है, तो मिसाल के तौर पे 6th नर्व जो है ना इसकी पालसी है, तो लैटरल रेक्टस जो है वो काम नहीं करेगा। लैटरल रेक्टस सही तरह से काम नहीं कर रहा। इस आई में देखें, लैटरल रेक्टस जो है ना वो अगर वो पैरालाइज हो गया है तो आई बॉल को इधर खींच ही नहीं सकेगा, आई बॉल खुद ही मीडियली इनवर्ट डिविएट हो जाएगी, तो इसोट्रोपिया हो जाएगा। तो इस तरह की स्क्विंट जो मसल पैरालिसिस की वजह से हो, मसल पैरालिसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई नर्व लीजन है, वो नर्व जो मसल को सप्लाई कर रही है उसकी पालसी हुई है, मसल पैरालाइज हो गया है, आई बॉल दूसरी डायरेक्शन में डिविएट हो गई है। तो इस तरह की स्क्विंट को जो है ना वो कहते हैं पैरालिटिक या नॉन कंकमिटेंट स्क्विंट, ठीक है, नॉन कमिटेंट स्क्विंट। 2 कॉजेज हो सकती हैं, एक तो कंजेनिटली प्रेजेंट है, ठीक है, लीजन कंजेनिटली एट बर्थ प्रेजेंट है हमारे पास, तो दूसरी हो सकती है एक्वायर्ड। तो एक्वायर्ड के अब ये सारे वो कॉजेज हैं कि जो नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं, जिनकी वजह से नर्व का लीजन हो सकता है, यानी कि कोई ट्रॉमा है या इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस या बैक्टीरियल, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सिफिलिस इन्फेक्शन में हो सकता है। इसके बाद कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जैसे वस्कुलाइटस है, ठीक है। उस वस्कुलाइटस की वजह से जो है ना हमें नर्व को जो है वो सही ब्लड नहीं पहुंच रहा, नर्व का लीजन आ गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई इस्कीमिया हो सकता है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस में या हाइपरटेंशन में, या कोई ट्यूमर है जो नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, या कोई कंप्रेसिव लीजन है, जैसे सर्कल ऑफ विलस का एन्यूरिज्म है, ठीक है, जो नर्व को कंप्रेस कर रहा है और नर्व का लीजन डेवलप हो रहा है, या रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, इसकी वजह से भी नर्व कंप्रेस होगी और नर्व का लीजन बन जाएगा। तो इन सारी कॉजेज़ की वजह से जो है ना नर्व का लीजन डेवलप होगा, नर्व लीजन की वजह से मसल पैरालाइज हो जाएगा, तो मसल पैरालाइज होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आई डिविएट कर जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो क्या होंगे पैरालिटिक या नॉन कमिटेंट स्क्विंट की। तो मोड ऑफ ऑनसेट आपने याद रखना है कि इसका सडन ऑनसेट होता है, ठीक है।
कि किसी ट्रॉमा की वजह से या जिस भी वजह से ये स्क्विंट डेवलप हो रही है, ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन या लीजन की वजह से, तो वो जो है ना सडन ऑनसेट होगा। जबकि दूसरे जो हमने कंकमिटेंट टाइप देखी, जो कंकमिटेंट टाइप या नॉन पैरालिटिक टाइप देखी, उसमें ऑनसेट जो था ना वो ग्रेजुअल था। और एज ऑफ ऑनसेट ये किसी भी एज में डेवलप हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा भी प्रेजेंट होगी और सिस्टेमिक डिजीज़ की भी हिस्ट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। और डिप्लोपिया जो है ना इसका मेन सिम्टम होता है, ये आपने याद रखना है। डिप्लोपिया इज़ द मेन सिम्टम, ठीक है। डिप्लोपिया क्यों हो रहा होता है? क्योंकि एम्ब्लायोपिया नहीं होता डेवलप इसमें। आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि एम्ब्लायोपिया सिर्फ तब भी डेवलप होगा जब 8-9 साल से कम उम्र है, ठीक है। 8-9 साल से उम्र जब कम होगी ना, यानी कि 9 साल से कम उम्र बच्चा है, उसमें कोई स्क्विंट डेवलप हुई है तो उसके ब्रेन ने स्क्विंटेड आई को सप्रेस कर दिया ताकि वो नॉर्मल आई के विजन को डिस्टॉर्ट ना करे, नॉर्मल आई से सही नज़र आता रहे। तो जिस स्क्विंटेड आई को जो सप्रेस कर दिया है उसको कह देते हैं एम्ब्लायोपिया। तो ये आपने याद रखना है, 8 से 9 साल से कम उम्र में ही डेवलप होता है एम्ब्लायोपिया। अब ये एडल्ट्स में जनरली होती है, ये जो पैरालिटिक या नॉन कमिटेंट टाइप है। तो एडल्ट्स में जो है एम्ब्लायोपिया नहीं होता, यानी कि जो स्क्विंटेड आई है उससे भी बंदे को नज़र आ रहा है, उससे एक चीज़ नज़र आ रही है। जैसे ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है। राइट आई जो है ना उसमें स्क्विंट है, इनवर्ड डिविएटेड है, लेफ्ट आई नॉर्मल है। लेफ्ट आई एक चीज़ देख रही है, राइट आई एक चीज़ देख रही है, तो वो डबल विजन हो जाता है। तो डिप्लोपिया जो है ना पैरालिटिक या नॉन कंकमिटेंट स्क्विंट में जो है ना ये मेन सिम्टम होती है, ये आपने याद रखनी है। ऑक्यूलर मूवमेंट्स की लिमिटेशन होगी क्योंकि नर्व का डैमेज है और मसल पैरालाइज है, ठीक है। तो ऑक्यूलर मूवमेंट्स लिमिटेड होंगे। और सेकेंडरी डिविएशन, ये ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो है ना, जो दूसरी नॉन पैरालिटिक या कंकमिटेंट टाइप थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई लिमिटेशन नहीं होती। पैरालिटिक टाइप में ये ऑक्यूलर मूवमेंट्स लिमिटेड होती हैं। और सेकेंडरी डिविएशन जो है वो ग्रेटर होती है देन प्राइमरी डिविएशन। इसका क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है। राइट आई में जो है वो नॉर्मल है, लेफ़्ट आई जो है ना वो इनवर्ड डिविएटेड है, ईसोट्रोपिया है लेफ़्ट आई का। अब होता क्या है कि सेकेंडरी डिविएशन का क्या मतलब है? सेकेंडरी डिविएशन का मतलब है कि जब आप नॉर्मल आई को ऐसे कवर कर देंगे, नॉर्मल आई को कवर करेंगे, तो जो स्क्विंटेड आई है वो नॉर्मल आई की तरह जो है ना मूव करेगी और वो नॉर्मल जगह पे आ जाएगी अपने, ठीक है। और अब इस आँख से बंदा देख रहा है, ठीक है। तो जो है ना ये लेफ़्ट आई में पहले प्रॉब्लम थी, ये थी, इसको कहते हैं प्राइमरी डिविएशन, कि लेफ़्ट ईसोट्रोपिया था। तो ये जो डिविएशन थी ये थी प्राइमरी डिविएशन। अब जब हमने ये राइट आई को कवर कर दिया तो राइट आई ईसोट्रोपिया में चलेगी, इसको हमने कवर किया हुआ है। तो राइट आई जो है ना इस कवर के नीचे ईसोट्रोपिया में चलेगी और लेफ़्ट आई नॉर्मल अपनी जगह पे आ गई, ठीक है। तो ये जो राइट आई ईसोट्रोपिया में चलेगी इसको कहते हैं सेकेंडरी डिविएशन, ठीक है। अब इस आपने केस में याद रखना है कि सेकेंडरी डिविएशन जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है प्राइमरी डिविएशन से। मिसाल के तौर पे लेफ़्ट आई का इसोट्रोपिया इतना सा था, अब हमने राइट आई को कवर कर दिया, लेफ़्ट आई अपनी जगह पे, लेफ़्ट आई नॉर्मली आ गई और राइट आई कवर के नीचे इससे ज़्यादा अंदर को चली गई, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसोट्रोपिया, ज़्यादा एंगल का इसोट्रोपिया हो गया, ज़्यादा डिविएशन हो गई। तो सेकेंडरी डिविएशन ज़्यादा है देन प्राइमरी डिविएशन। जबकि दूसरी जो मैंने आपको पहले इससे पढ़ाया नॉन पैरालिटिक या कंकमिटेंट टाइप, उसमें प्राइमरी डिविएशन इक्वल थी सेकेंडरी डिविएशन के। तो ये आप डिफरेंसेस साथ साथ याद रखें डायग्नोसिस करने के लिए। असेसमेंट कैसे करेंगे कि हिस्ट्री हम चेक करेंगे रिगार्डिंग मोड ऑफ ऑनसेट, एज ऑफ ऑनसेट, कोई ट्रॉमा की, डिप्लोपिया की या सर्जरी की कोई हिस्ट्री या सिस्टेमिक डिजीज़ की कोई हिस्ट्री है, तो वो हम सारी असेसमेंट में चेक करेंगे। इसके बाद देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन में हम कैसे करेंगे। तो एग्ज़ामिनेशन में सबसे पहले विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे। तो विजुअल एक्यूटी होती है नॉर्मल, ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो है ना वो लिमिटेड होती हैं और लिमिटेड होंगी इन डायरेक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल्स। इसका क्या मतलब है कि ये राइट आई है, ये लेफ़्ट आई है, लेफ़्ट आई नॉर्मल है, राइट आई का इसोट्रोपिया है, ठीक है। तो राइट आई का क्यों इसोट्रोपिया? क्योंकि राइट लैटरल रेक्टस पैरालाइज है। तो राइट लैटरल रेक्टस की तरफ जो है ना मूवमेंट वो नहीं होगी, वो लिमिटेड होगी। तो ये इसका मतलब है लिमिटेड इन डायरेक्शन ऑफ पैरालाइज्ड मसल। इसके बाद एंगल ऑफ डिविएशन को मेजर करेंगे 3 टेस्ट्स के थ्रू, हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट, प्रिज्म कवर टेस्ट और साइनोप्टोफोर टेस्ट। इन टेस्ट के बारे में मैनिफेस्ट स्क्विंट की वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल जो है ना एक्सप्लेन किया था, मैं उस वीडियो का लिंक डाल देता हूँ।
तो उससे आप चेक करके इनकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंडरी डिविएशन जो है ना वो ग्रेटर होगी प्राइमरी डिविएशन से, ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद डिप्लोपिया को चेक करने के लिए डिप्लोपिया चार्टिंग करेंगे। अब ये देखें डिप्लोपिया चार्टिंग में क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना पेशेंट को ग्लासेस पहना दिए जाते हैं। राइट आई पे जो है ना रेड कलर के ग्लासेस, राइट आई पे रेड ग्लासेस पहनाते हैं और लेफ़्ट आई पे जो है ना ग्रीन ग्लासेस पहनाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि नॉर्मली पेशेंट को जो 9 पोजीशंस ऑफ गेज़ हैं, उन सारी 9 पोजीशंस ऑफ गेज़ में जो है ना पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं कि पेशेंट को ये रेड और ग्रीन लाइन कैसी नज़र आ रही है। तो ये सारी जो है ना ये 9 पोजीशंस ऑफ गेज़ हैं। तो नॉर्मली पेशेंट को, जो नॉर्मल पेशेंट है जिसका नॉर्मल बाइनोक्यूलर सिंगल विजन है, जिसमें डिप्लोपिया प्रेजेंट नहीं है, उसको ये ऐसी जुड़ी हुई जो है ना लाइंस नज़र आएंगी सारी पोजीशंस ऑफ गेज़ में, यानी इनमें कोई सेपरेशन नहीं होगी, ठीक है। ये रेड और ग्रीन लाइन, अब इधर ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करती है लेफ़्ट आई के विजन को और रेड लाइन रिप्रेजेंट करती है राइट आई के विजन को। तो इसमें आपने याद रखना है कि नॉर्मली जो है ना वो ऐसे सुपर इम्पोज होंगी रेड और ग्रीन लाइन। अब ये देखें, ये जो है ना ये एक डिप्लोपिया चार्ट है, इसमें 3 पोजीशन, इन 3 पोजीशंस ऑफ गेज में जो है ना नॉर्मल बाइनोक्यूलर सिंगल विजन है, क्योंकि रेड और ग्रीन लाइन लेफ़्ट और लाइट आई का विजन जो है ना वो सुपर इम्पोज है, कोई डिप्लोपिया नहीं है। पर अगर सेपरेशन आ जाएगी दोनों इन ग्रीन और रेड लाइंस में, तो इसका मतलब है डिप्लोपिया है। अब अगर इसमें अब जैसे सेपरेशन आ गई है तो ये हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया है। अब इसमें देखें कि ये एक नीचे वाली साइड पे है, एक लेफ्ट आई से जो है ना वो ऊपर थोड़ा नज़र आ रहा है, राइट आई से नीचे, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये टोर्जिनल डिप्लोपिया है, कि कॉर्निया का मेरिडियन का कोई मसला है। इसके बाद जो है ना एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की मूवमेंट को चेक करने के लिए, उनकी लिमिटेशंस को चेक करने के लिए हेस चार्ट टेस्ट या हेस स्क्रीन टेस्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा नज़र आता है हेस स्क्रीन टेस्ट। अब ये देखें, ये ना एक हेस चार्ट है ऑफ अ पेशेंट विद लेफ़्ट सिक्स्थ नर्व पाल्सी। तो ये पेशेंट की लेफ़्ट आई का हेस चार्ट है, ये राइट आई है, ठीक है। अब पेशेंट को है लेफ़्ट सिक्स्थ नर्व पाल्सी। अब आपको पता है सिक्स्थ नर्व जो है ना वो लैटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। तो ये देखें लेफ़्ट लैटरल रेक्टस की जो रेंज है ना देखने की, अब ये जो रेड बॉर्डर है ये शो करता है पेशेंट की विजुअल फील्ड। अब ये पेशेंट की राइट विजुअल फील्ड है और ये पेशेंट की लेफ़्ट विजुअल फील्ड है। अब पेशेंट को है लेफ़्ट सिक्स्थ नर्व पाल्सी, तो लेफ़्ट लैटरल रेक्टस पैरालाइज हो गया, यानी कि लेफ़्ट लैटरल मूवमेंट जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। तो ये देखें पेशेंट को सिर्फ इतना नज़र आ रहा है, और ऑपोजिट साइड का जो योक मसल है, ऑपोजिट साइड का लेफ़्ट रेक्टस के मुकाबले में योक मसल होगा मीडियल रेक्टस, वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें मीडियल रेक्टस जो है ना ये ज़्यादा जो है इसका ओवर एक्टिविटी हो गई है। तो हेस चार्ट जो है ना पेशेंट का ऐसा सा नज़र आता है, और इस पर जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं उनकी मूवमेंट्स जो है ना उनको असेस किया जा सकता है। इसके बाद देखें तो एम्ब्लायोपिया जो है, मैंने आपको बताया था कि एम्ब्लायोपिया एब्सेंट होता है क्योंकि जनरली एडल्ट्स में ये डेवलप होती है। तो एडल्ट्स में 8 से 9 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो एम्ब्लायोपिया डेवलप नहीं होता। इसके बाद देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी करवा सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में आपने याद रखना है कि जो सिस्टेमिक कॉज है जिसकी वजह से नर्व लीजन हो रही है, उस कॉज को, अंडरलाइंग कॉज को हम चेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। जैसे ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, CBC ESR करवाएंगे, या ब्लड शुगर चेक करेंगे डायबिटीज़ के लिए, VDRL FTA ABS करेंगे सिफिलिस के लिए, ANA anti-DS एंटीबॉडीज़ anti-DNA एंटीबॉडीज़ चेक करेंगे, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है जैसे SLE उसके लिए, और CT स्कैन और MRI करेंगे कि अगर कोई ब्रेन ऑक्यूपाइंग लीजन है जो नर्व को कंप्रेस कर रहा है उसको डायग्नोज करने के लिए CT स्कैन या MRI करेंगे। ट्रीटमेंट में डिप्लोपिया जो है मेन सिम्टम होती है, डिप्लोपिया को ही हम ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एक तो प्रिज्म्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे पैचिंग या ऑक्लूजन कर देंगे डिविएटेड आई की। ये बात आपने याद रखनी है कि ये फॉर इंस्टेंस राइट आई है, राइट आई का इसोट्रोपिया है, लेफ्ट आई नॉर्मल है, ठीक है। अब पेशेंट को लेफ्ट आई से भी नज़र आ रहा है, राइट आई से भी नज़र आ रहा है, तो डिप्लोपिया डेवलप हुआ है, डबल विजन है। तो डबल विजन को करेक्ट करने के लिए जो स्क्विंटेड आई है, डिविएटेड आई है, इस पे हम पैच लगा देंगे, इसको ऑक्लूड कर देंगे ताकि इससे नज़र ना आए। एक ही लेफ्ट हेल्दी आई से ही पेशेंट को एक ही क्लियर इमेज नज़र आए,
ठीक है, तो इसको कहते हैं पैचिंग या ओक्लूजन ऑफ डिविएटेड आई। इसके अलावा बॉचुलिनम का इंजेक्शन लगा सकते हैं ऑपोजिट ओवर एक्टिव मसल में। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल को देख लें, मैंने इसमें आपको बताया कि राइट इसोट्रोपिया है, तो हम बॉचुलिनम का इंजेक्शन लगा देंगे इस मीडियल रेक्टस में। ठीक है, ये अब फॉर इंस्टेंस राइट आई है, राइट आई मीडियली डिविएट की हुई है, तो हम राइट मीडियल रेक्टस में इस मसल में बॉचुलिनम का इंजेक्शन लगा देंगे। तो बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, ये मसल हो जाएगा पैरालाइज। ये मसल जब पैरालाइज होगा तो आई बॉल खुद ही ऑपोजिट साइड में अपनी सही जगह पे आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आखिरी होता है स्क्विंट सर्जरी, डिप्लोपिया की ट्रीटमेंट। तो स्क्विंट सर्जरी आपने याद रखना है, इंडिकेटेड होती है 6 to 9 months टिल रिकवरी ऑफ नर्व फंक्शन। नर्व फंक्शन की रिकवरी हो जाए उसके बाद स्क्विंट सर्जरी करनी है। ठीक है, स्क्विंट सर्जरी में क्या क्या होता है, दो ही प्रोसीजर्स हैं, एक रिसेशन होता है और दूसरा रिसेक्शन होता है। रिसेशन होता है कि मसल को कमज़ोर करने की वीक करने की सर्जरी, टू वीकन अ मसल, और रिसेक्शन होता है टू स्ट्रॉन्ग अ मसल, स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिसेक्शन होता है। अब इस केस में कि राइट इसोट्रोपिया है, हम कौन स्क्विंट सर्जरी कैसे परफॉर्म होगी कि राइट मीडियल रेक्टस को उसकी हम रिसेक्शन करेंगे और उसकी रिसेशन करेंगे उसको वीक करने के लिए, और राइट लैटरल रेक्टस इसकी रिसेक्शन करके इसको स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो ये डिप्लोपिया की आपने ट्रीटमेंट याद रखनी है कि प्रिज्म्स हो सकते हैं, या डिविएटेड आई की पैचिंग या ओक्लूजन कर सकते हैं, या ऑपोजिट ओवर एक्टिव मसल में जो है ना वो बोटॉक्स का इंजेक्शन दे सकते हैं, या 6 to 9 months के बाद जो है ना स्क्विंट सर्जरी कर सकते हैं, रिसेशन और रिसेक्शन।